जय हिंद साथियों। साथियों हम लोग रेलवे का सामान्य विज्ञान पढ़ रहे थे और साथियों हम लोग 5 क्लास हम लोग का हो गया था। ठीक है, आज जो होगा साथियों हम लोग का 6ठा क्लास होगा और 6ठा क्लास में साथियों वो जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा 6ठा क्लास में साथियों इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। कौन सा चैप्टर रहेगा साथियों 6ठा क्लास का? ये रहेगा हम लोग का। ठीक है, विद्युत धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र, इस चैप्टर को देखेंगे साथियों। जितना भी सवाल होगा साथियों और जितना भी MCQ और वन लाइनर सवाल होगा सारा सवाल को कवर करेंगे, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे चैप्टर की ओर, देखते हैं किस प्रकार का इसमें सवाल दिया गया है। ठीक है, तो साथियों आज का जो क्लास है वो है मेरा अध्याय 6 और चैप्टर का नाम है विद्युत धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र। बढ़ते हैं सवाल की ओर और देखते हैं इस चैप्टर में किस प्रकार का सवाल दिया गया है। पहला सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर का पहला सवाल, टॉपिक का नाम है साथियों परमाणु। ठीक है, देखते हैं परमाणु क्या है। परमाणु क्या है साथियों? तो परमाणु है किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो प्रकृति में स्वतंत्र विद्यमान नहीं रह सकता है और कहलाता है परमाणु। ठीक है, आगे देखिए, परमाणु किससे मिलकर बना होता है साथियों? तो परमाणु जो मिलकर बना होता है वो प्रकृति के मूल कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है परमाणु। ठीक है, ये परमाणु की विशेष बात था। ठीक है साथियों, आगे देखिए नेक्स्ट है मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है साथियों? अधिकांश धातुओं के अंतिम कोश में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, आगे है ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है साथियों। ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटन में धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? तो आयनों के कारण होता है साथियों धारा का प्रभाव। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के बारे में देखते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत आवेश। ठीक है, इससे सवाल बनता ही बनता है। इसमें बोला है साथियों प्रोटॉन का आवेश जो होता है वो +1.6 गुनी 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, प्रोटॉन का आवेश। न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वह होता है साथियों आवेशहीन होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह होता है -1.6 गुनी 10⁻19 कूलाम C होता है। 1 कूलाम बराबर होता है साथियों 6.25 गुनी 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आगे है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आवेशित होती है कहलाती है आवेश। क्या कहलाती है? आवेश कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों, आगे है आवेश का SI मात्रक क्या होता है साथियों? आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम एम्पियर सेकेंड। ठीक है, आगे है आवेश के लिए एक प्लस और माइनस शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा आवेश के लिए प्लस और माइनस का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साथियों, कूलाम का नियम क्या बोलता है? बोलता है यदि 2 आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से दूरी पर है तो उनके बीच लगने वाला विद्युत आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, और उनके बीच की दूरी वर्ग का कहा जाता है। उनके बीच का जो दूरी होता है उसे वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, आगे देखिए साथियों उसका कुछ विशेष पॉइंट। उसका पॉइंट ये है कि चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को कूलाम के नियम कहते हैं। चुंबकीय ध्रुव के बीच लगने वाले बल को बोलते हैं कूलाम के नियम। आगे है माध्यम से निर्धारित भी किया जा सकता है कूलाम के नियम को माध्यम से। ठीक है, आगे है साथियों नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है विभवांतर। विभवांतर में क्या बोला है साथियों? ध्यान से देखिएगा, बोला है जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के
विभाजन में कुछ अंतर आ जाता है जिसे कहते हैं विभवांतर। ठीक है, आगे है किसी इकाई आवेश को अंततः से एक बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभवांतर कहा जाता है। बोला है साथियों V बराबर W/Q, इसकी इकाई J/C का वोल्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसका पॉइंट जो दिया गया है विशेष उसको देखते हैं। आगे है साथियों, इलेक्ट्रॉन्स तभी गति करते हैं जब विद्युत दाब में अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन कब गति करता है? जब विद्युत दाब में अंतर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की इस गति को विभवांतर कहा जाता है। जब विद्युत दाब होता है साथियों और अंतर पड़ता है तब इलेक्ट्रॉन की गति जो है उस पर विभवांतर कहा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत विभवांतर की जो SI इकाई है वो मेरा क्या है? वोल्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे है साथियों, किसी वस्तु धारावाही चालक में दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर कैसा उत्पन्न होता है? जब 1 कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 1 जूल कार्य करता है। ठीक है, बोला है साथियों किसी विद्युत धारावाही चालक में दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर को उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए साथियों जब 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में के लिए 1 जूल का क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को बोलता है साथियों किया गया कार्य बाय आवेश, किया गया कार्य बटे आवेश कहा जाता है दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। आगे है विद्युत परिपथ में विभवांतर कैसे प्रदान किया जाता है? तो बैटरी के द्वारा विभवांतर को प्रदान किया जाता है। आगे है विभवांतर को किस उपकरण के माध्यम से मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर उन बिंदुओं पर धारावाही चालक से कैसे जोड़ा जाता है जिनके बीच विभवांतर मापा जाता है? तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है साथियों, जिसके बीच का विभवांतर को मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट है साथियों विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र साथियों किसी आवेश या आवेश के आसपास वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर विद्युत बल का अनुभव करता है कहलाता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत बल का अनुभव करता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को दर्शाने वाली बल रेखा कहलाती है विद्युत बल रेखा। नेक्स्ट है साथियों विद्युत बल रेखा कहाँ से शुरू होकर कहाँ समाप्त हो जाती है? तो धनात्मक आवेश से शुरू होकर प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती है विद्युत बल रेखा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है साथियों? विद्युत परिपथ होता है जिसमें धनात्मक आवेशों का प्रवाह माना गया तथा धनात्मक आवेशों के प्रवाह की दिशा को उसकी दिशा माना गया, उसे बोलते हैं विद्युत परिपथ। आगे है जिसमें विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है, जो ऋणात्मक आवेश होती है उसे विद्युत परिपथ कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों नेक्स्ट है विद्युत धारा क्या है? इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा विद्युत धारा विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर भी कहा जाता है। आगे है किसी तत्व या पदार्थ के माध्यम से मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कहा जाता है विद्युत धारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को बोला जाता है साथियों विद्युत धारा, जिस प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉन को प्रवाह किया गया यहाँ से। ठीक है, कहाँ से? तो साथियों यहाँ से इलेक्ट्रॉन को प्रवाह किया गया है। ठीक है, यहाँ के द्वारा, यहाँ से प्लस पॉइंट और ये है माइनस पॉइंट, इसके द्वारा बल्ब को जलाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट है किसे एक विद्युत परिपथ में प्रति यूनिट समय में एक कंडक्टर के अनुप्रस्थ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की शुद्ध मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। तो विद्युत धारा को साथियों परिभाषित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन में निहित आवेश किसके बराबर है? तो 1 कूलाम के बराबर है।
आगे है विद्युत धारा की SI जो इकाई है साथियों वो एम्पियर कूलम्ब सेकेंड होता है। नेक्स्ट है यदि एक बिंदु से एक सेकेंड में 6.28 गुनी 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 एम्पियर का मान जो होता है साथियों 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश के बराबर होता है। अर्थात साथियों 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम्ब बाय 1 सेकेंड। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट साथियों धारा की छोटी मात्रा को किसमें व्यक्त किया जाता है तो मिली एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। 1 मिली एम्पियर बराबर साथियों 10-3 एम्पियर या माइक्रो एम्पियर मतलब 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को कौन सा उपकरण मापता है तो एमीटर मापता है साथियों। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को कौन सा उपकरण मापता है तो एमीटर मापता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर को विद्युत परिपथ से कैसे जोड़ा जाता है तो श्रृंखला संयोजन के माध्यम से साथियों जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है विद्युत धारा की गति किसके समान होती है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की गति के द्वारा विद्युत धारा की गति होती है। नेक्स्ट है विद्युत धारा एक है। विद्युत धारा एक साथियों अदिश राशि है। ठीक है, आगे है विद्युत धारा सदैव कैसे परिपथ में प्रवाहित होती है तो बंद परिपथ में वह प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत धारा सदैव चुनती है तो साथियों न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग को चुनता है विद्युत धारा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हमेशा जो होता है वो नकारात्मक सिरे से सकारात्मक सिरे की ओर होता है। आगे देखिए साथियों नेक्स्ट है ओम का नियम। क्या है ओम का नियम? ओम का नियम क्या बोलता है किसी विद्युत परिपथ में दिए गए धातु के तार के सिरे के विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के सीधे अनुपातिक होता है बशर्ते उसका तापमान समान रहे। इसे कहते हैं ओम का नियम। साथियों इसका सूत्र होता है V समानुपाती I 1/I स्थिरांक R और V बराबर I/R। ठीक है, दिए गए धातु के तार के R जो है मेरा वो एक स्थिरांक है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट साथियों यदि सभी स्थितियां स्थिर होती तो किसी चालक में वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ओम का नियम। ओम का नियम किसको छोड़कर सभी जगह लागू होता है साथियों तो अर्धचालकों को छोड़कर सभी जगह लागू होता है। नेक्स्ट है किसी धातु के तार में प्रवाहित धारा और उसके सिरों पर विभवांतर के बीच संबंध नियम से पता लगाया तो ओम के नियम से ही पता चला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है पॉइंट है साथियों प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है तो प्रतिरोध पदार्थों का वह प्राकृतिक गुण जिसके कारण वे अपने माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं वह कहलाता है प्रतिरोध। ठीक है, आगे है R किसी तापमान पर दिए गए धातु के तार के लिए ओम के नियम में एक स्थिरांक है। इसे कहते हैं प्रतिरोध कहा जाता है। स्थिरांक होता है जिसे बोलता है प्रतिरोधक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों पॉइंट V/I एक स्थिरांक है जिसे कहा जाता है प्रतिरोध। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है साथियों किसी चालक का उसके माध्यम से आवेशों के प्रवाह को रोकने का जो गुण कहलाता है वो प्रतिरोध ही कहलाता है। नेक्स्ट प्रतिरोध का SI जो इकाई होता है वो ओम होता है। क्या होता है साथियों प्रतिरोध का SI इकाई जो होता है वो ओम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वोल्टेज स्रोत को बिना बदले विद्युत धारा को विनियमित करने के लिए किस प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है तो परिवर्तनीय प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट साथियों विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए प्राय किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो रिओस्टेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है रिओस्टेट का। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है कुछ अधिक प्रतिरोध वाले चालकों को क्या कहा जाता है तो अवरोधक कहा जाता है। नेक्स्ट है यदि कोई विद्युत स्रोत प्रतिरोध R के प्रतिरोधक में धारा I को बनाए रखता है और यदि भी प्रतिरोधक के बीच विभवांतर है
तो समय t में प्रतिरोध में नष्ट हुई वस्तु ऊर्जा इस प्रकार दी गई E बराबर V बाय टी, सॉरी E बराबर VIT। ठीक है साथियों, तो ओम के नियम के अनुसार चालक का प्रतिरोध निम्न प्रकार से निर्भर करता है, तो लंबाई पर, कॉट अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल पर और पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है किसी चालक के प्रतिरोध पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान का प्रभाव पड़ता है, तापमान बदलने से प्रतिरोध R बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है विभिन्न धातुओं के तारों का प्रतिरोध भी विभिन्न होता है। विभिन्न धातुओं का जो प्रतिरोध है साथियों, उसका प्रतिरोध की जो विभिन्न होता है, विभिन्न धातुओं के तारों का जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट है प्रतिरोध बढ़ता है, तो जैसे जैसे प्रवाहित तार की लंबाई होती है साथियों वैसे ही बढ़ती जाती है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है जैसे जैसे काट अनुप्रस्थ क्षेत्र A घटता है तो साथियों कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ता है। क्या होता है, कंडक्टर का जो प्रतिरोध है वो बढ़ते जाता है। नेक्स्ट है यदि किसी चालक तार की लंबाई x गुना बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध x गुना हो जाएगा। अगर उसका चालकता बढ़ा दिया जाए साथियों तो उसका जो गुना है वो प्रतिरोध x गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है यदि किसी चालक के तार को x गुना खींचा जाए तो प्रतिरोध x स्क्वायर गुना हो जाएगा। तार के खींचे जाने पर उसकी लंबाई और क्षेत्र दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए साथियों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है प्रतिरोधों का समूहन। तो प्रतिरोधों के किस संयोजन में धारा समान होती है और वोल्टेज भिन्न होता है, तो श्रृंखला संयोजन में होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, प्रतिरोध के किस संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का सबसे कम होता है, तो श्रृंखला में सबसे कम होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट साथियों, नेक्स्ट है प्रतिरोध के किस संयोजन में वोल्टेज समान और विद्युत धारा भिन्न भिन्न होती है, तो समानांतर संयोजन में होता है। करेक्ट हो जाएगा, किस में होता है, समानांतर संयोजन में। आगे है घर में उपकरणों को प्रतिरोध के किस संयोजन में जोड़ा जाता है, तो साथियों उसको जोड़ा जाता है घर में समानांतर संयोजन में, घर में जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध अनुपातिक का एक स्थिरांक है जिसे कहा जाता है कंडक्टर की सामग्री की विद्युत प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता की SI इकाई जो होता है वो ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। आगे नेक्स्ट है पदार्थ का एक विशिष्ट गुण क्या है, तो पदार्थ का एक विशिष्ट गुण जो होता है साथियों पदार्थ की प्रतिरोधकता होता है। आगे है किसी सामग्री का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों कैसे भिन्न होते हैं, तो तापमान बढ़ने पर दोनों जो है साथियों वो बढ़ते हैं, तापमान बढ़ने पर। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों चांदी की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो 1.60 गुनी 10⁸ ओम मीटर होती है, -8 ओम मीटर होती है। नेक्स्ट है सूखे कागज की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो 10⁻⁻ ओम मीटर सूखे कागज की प्रतिरोधकता होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चालकता क्या है, तो चालकता है साथियों वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को सुगम बनाता है उसे चालकता कहा जाता है। ठीक है, चालकता का जो SI इकाई है साथियों वो होता है सीमेंस मीटर SM। ठीक है, किसी पदार्थ की चालकता जो होता है वो चालकता की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है यदि किसी पदार्थ की चालकता कम हो तो क्या होता है साथियों, चालकता की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है तापमान में वृद्धि के साथ चालकता का मान जो है वो घटता है। आगे पॉइंट है 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर की सीमा में धातु और मिश्र धातुओं में बहुत कम प्रतिरोधकता होती है क्योंकि ये बिजली के अच्छे संवहक होते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों रबड़ और ग्लास जैसे इंसुलेटर की प्रतिरोधकता सीमा जो है वो क्या है, तो 10-12 से 10-17 ओम मीटर के क्रम में होता है। ठीक है, वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने माध्यम से
प्रवाहित होने देते हैं उसे विद्युत के सुचालक कहते हैं। ठीक है, जैसे सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है वे सामग्रियां जो विद्युत धारा को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती है उसे बोलते हैं अर्धचालक। अपने अंदर से नहीं गुजरने देती है उसको बोलते हैं अर्धचालक, जैसे प्लास्टिक, अबरक, लकड़ी इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट है किसका उपयोग स्विच, विद्युत बल्ब और सॉकेट में किया जाता है, तो चालक में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रबड़ और प्लास्टिक का उपयोग बिजली के तारों, स्विचों और बिजली के उपकरणों के अन्य हिस्सों को देखने ढकेलने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट साथियों। नेक्स्ट है दृष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा। साथियों ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान स्थिर रहता है कहलाता है दृष्ट धारा, जिसे बोलते हैं डीसी पॉइंट। ठीक है, बैटरी, सेल, जनरेटर का कौन सा करंट प्राप्त होता है साथियों, उसमें दृष्ट धारा प्राप्त होता है, इसे बोलते हैं डीसी। इसका एग्जाम्पल दिया गया है साथियों, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल है दृष्ट धारा का जो उपयोग है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है। ठीक है, आर्क वेल्डिंग में होता है, बैटरी चार्जिंग में और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि के संचालन में किया जाता है। वह विद्युत धारा जिसमें धारा का मान और दिशा एक स्थिर दर से बदलती रहती है वह कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे एसी करंट भी कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट है यह करंट किससे प्राप्त होता है साथियों, तो अल्टरनेट एसी जनरेटर से प्राप्त होता है। इसका उपयोग दिया गया है घरेलू अनुप्रयोग, औद्योगिक क्षेत्र में, ट्रांसफार्मर में, प्रकाश, गर्मी, शीतलन और यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने वाले उपकरण संचालित करने में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होता है साथियों, तो किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा का क्षय हो या उपभोग होता है उसे कहते हैं विद्युत शक्ति। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है साथियों, वाट होता है। विद्युत धारा के संदर्भ में विद्युत शक्ति क्या है, तो एक उपकरण द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति जो 1 वोल्ट के विभवांतर पर संचालित होने पर 1 एम्पियर धारा क्या करती है, वो प्रवाहित करती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है साथियों विद्युत शक्ति P, जिसे 6 बोलते हैं। ठीक है, बोलता है एक अश्व शक्ति साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, बहुत बार पूछता है। एक अश्व शक्ति मतलब 1 HP बराबर 746 वाट होता है। विद्युत की औद्योगिक इकाई जो है वो है अश्व शक्ति HP। जनरेटर या मोटर की शक्ति को व्यक्त किया जाता है तो अश्व शक्ति HP के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उच्च क्षमता वाले जनरेटर या ट्रांसफार्मर की जो शक्ति को कहते हैं वो किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है किलोवाट घंटा एक इकाई है, किसका है, तो विद्युत धारा जिसे एक इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट है साथियों विद्युत ऊर्जा का व्यय। किलोवाट घंटा या इकाइयों में शक्ति व्यक्त किया जाता है उसे बोलते हैं विद्युत ऊर्जा का व्यय। क्या बोलते हैं, किलोवाट घंटे या इकाइयों में व्यक्त किया जाता है उसे बोलते हैं विद्युत ऊर्जा का व्यय। ठीक है, आगे है वास्तविक व्यवहार में हम विद्युत शक्ति की एक बहुत बड़ी इकाई का उपयोग करते हैं जिसे कहते हैं किलोवाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किलोवाट कहा जाता है। 1 किलोवाट बराबर होता है साथियों 1000 वाट। ठीक है, आगे नेक्स्ट है घरों में व्यय। विद्युत ऊर्जा की माप की इकाई जो होती है वो होती है किलोवाट घंटा, जिसे यूनिट भी कहते हैं। व्यय विद्युत ऊर्जा का सूत्र साथियों किलोवाट घंटा बराबर होता है कुल शक्ति गुनी कुल समय बाय 1000। ठीक है, आगे है व्यय विद्युत ऊर्जा की वाट तो वोल्ट गुनी एम्पियर गुनी घंटे बट्टे 1000। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संग्रहित करता है उसे संग्रहित करता है 2 सिरों वाला एक निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक जो घटक है उसे बोलते हैं संधारित्र। क्या बोलते हैं, संधारित्र। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के लिए एक स्विच
या गेट के रूप में कार्य करता है तो ट्रांजिस्टर जो है साथियों वह कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक गेट रोड के प्रति सेकंड कई बार खोलता है और बंद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि यदि करंट प्रवाहित हो रहा है तो सर्किट चालू है और यदि करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है तो इसे बंद कर दिया गया है, जिसे ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो धारा को एक दिशा में आसानी से प्रवाहित करने की अनुमति देता है लेकिन धारा को विपरीत दिशा में बहने से गंभीर रूप से रोकता है, उसे डायोड कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है जिसे रेक्टिफायर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह प्रत्यावर्ती धारा एसी को स्पंदित दृष्टि धारा डीसी में भी बदलते हैं, जिसे डायोड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इसमें बोलता है साथियों जब अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाहित की जाती है तो विलयन में घुले पदार्थ अपने घटकों में विभाजित हो जाती है, इसे कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। नेक्स्ट है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने साथियों विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का खोज किया था। किसने, तो माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट है ऐसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके कहलाता है परावैद्युत विलयन। क्या कहलाता है, परावैद्युत विलयन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है साथियों, तो आयनों या आयनों के कारण इलेक्ट्रोलाइट में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों जिस बर्तन में इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसे क्या कहते हैं, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है घोल जो विद्युत का सुचालक है। घोल जो विद्युत का सुचालक है कौन है, तो जलीय H2SO4 और जलीय HNO3 जो है साथियों वह क्या है, विद्युत का सुचालक है। घोल जो विद्युत का कुचालक है, कुचालक शुद्ध H2O C2H2O5 हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है बिजली के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण। बिजली के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जड़न परत का लौन। ठीक है, जड़न परत का लेपन, धातु निष्क्रिय विद्युत मुद्रण। नेक्स्ट टॉपिक है साथियों पॉइंट ट्रांसफार्मर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर क्या है, तो कौन सा एक स्थिर उपकरण है, कौन सा एक स्थिर उपकरण है जो वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर निम्न स्तर में परिवर्तित करता है, तो ट्रांसफार्मर करता है, मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। साथियों ट्रांसफार्मर कम एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलने का काम करता है, कौन, तो ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलने का जो काम होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के ही द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत सेल या विद्युत बैटरी। विद्युत परिपथ में विभवांतर किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो विद्युत बैटरी के द्वारा विभवांतर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों कि बैटरी में कितने विद्युत सेल होते हैं। साथियों बैटरी में 2 या 2 से अधिक विद्युत सेल होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है किसी विद्युत सेल के सिरों के बीच विद्युत परिपथ में विभवांतर कैसे उत्पन्न होता है। साथियों विभवांतर उत्पन्न होता है विद्युत सेल के भीतर रासायनिक क्रिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है चालक में आवेश कैसे गति करता है और विद्युत धारा उत्पन्न जो करता है वो विद्युत सेल के सिरों के बीच विभवांतर से धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है विद्युत सेल द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा किस प्रकार बनती है, तो साथियों विद्युत सेल में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा के द्वारा विद्युत धारा बनता है। नेक्स्ट है वह बल जो किसी चालक पदार्थ के माध्यम से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करता है कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव बल। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव बल, जिसे EMF कहा जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव जिसे EMF कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल
इलेक्ट्रोमोटिव बल ईएमएफ की इकाई जो है वो वोल्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब एक विद्युत परिपथ पूरी तरह से प्रतिरोध होता है तो प्रतिरोधक का विन्यास केवल बैटरी से जुड़ा होता है। तो उपकरण के तापमान को बढ़ाने के लिए स्रोत ऊर्जा का कुछ हिस्सा ऊष्मा के रूप में विस्तारित होता है। इस घटना को कहा जाता है साथियों, इस घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा उसमें से गुजरने वाली धारा के वर्ग और चालक के प्रतिरोध के सीधे अनुपातिक होती है। यह नियम कहलाता है जूल का तापन का नियम। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को जूल का तापन नियम भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट साथियों, नेक्स्ट है जूल के तापीय प्रभाव का सूत्र क्या है। तो H(I²RT) जूल के तापीय प्रभाव का सूत्र। H जो है साथियों वह क्या है, H है उत्पन्न गर्मी, I क्या है तो कंडक्टर के माध्यम से बहने वाली धारा, R साथियों R मेरा प्रतिरोध है और T जो है वो मेरा समय हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किन उपकरणों में किया जाता है। तो विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री और विद्युत बल्ब में किया जाता है। नेक्स्ट है उच्च गलनांक बिंदु 3380 डिग्री सेल्सियस पर 3380 डिग्री सेल्सियस वाली एक मजबूत धातु कौन सी है जिसका उपयोग बल्ब तंतु बनाने के लिए किया जाता है। तो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है कौन सा एक सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथ में धारा के अतिप्रवाह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज करता है कार्य। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा सुरक्षा उपकरण किसी भी आवश्यक उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को रोककर परिपथ और उपकरणों की सुरक्षा करता है। तो विद्युत फ्यूज इसका उपयोग करता है, इसका सुरक्षा करता है। विद्युत फ्यूज इसका क्या करता है, सुरक्षा करता है। नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज में एक धातु या मिश्र धातु से बना तार का एक टुकड़ा जो होता है वो लेड का बना होता है और दूसरा टीन का बना होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्यूज के गुण जो है वो क्या है। साथियों कम गलनांक और उच्च चालक होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज के गुण में। ठीक है, अधिकतम प्रतिरोध R और कम भी लगता है। नेक्स्ट है विद्युत हीटर मिश्रण धातु नाइक्रोम Ni+Cr से बनी एक कुंडली का उपयोग करके इसके कारण किया जाता है उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध का प्रयोग। ठीक है, टंगस्टन W से बने तंतु का गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है लेकिन बहुत उच्च तापमान पर यह ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या होता है, बहुत उच्च तापमान होने पर यह ऑक्सीकृत हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। तो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का गलनांक। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो आर्गन गैस विद्युत बल्ब में और नाइट्रोजन दोनों भरा जाता है। ठीक है, वह क्या है जो तब होता है जब टूट फूट के कारण तारों का अचालकता बंद हो जाता है, वह शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। शॉर्ट सर्किट होने पर प्रतिरोध R और वोल्टेज V का मान क्या होता है। तो शून्य हो जाता है जबकि विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस परिपथ में विद्युत शक्ति का मान शून्य होता है। तो साथियों खुला परिपथ में जो विद्युत शक्ति का मान है वो शून्य हो जाता है। तब क्या होता है, जब कई उपकरण एक ही परिपथ में जुड़े होते हैं तो ओवरलोड उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसको ओवरलोड बोला जाता है। ठीक है, आगे है कौन सा सुरक्षा उपकरण तारों के अत्यधिक गर्म होने के कारण विद्युत सर्किट होने वाली नुकसान और संभावित आग को रोकता है। तो विद्युत फ्यूज रोकता है। नेक्स्ट है वर्तमान में विद्युत फ्यूज के स्थान पर किसका उपयोग तेजी से किया जा रहा है। तो मिनिएचर किसका किया रहा है, मिनिएचर सर्किट ब्रेक MCB का उपयोग किया जा रहा है। बिजली का एक हिस्सा गर्मी के उत्पादन में उपयोग किया जाता है और इसलिए
बिजली बर्बाद होती है इलेक्ट्रिक तापीय बल्ब के कारण। ठीक है, आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट है बिजली बल्बों की तुलना में अधिक जो कुशल है वो है कॉम्पैक्ट क्लोरोसेंट लैंप, जिसे CFL कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? CFL कहा जाता है। नेक्स्ट है अब तक सबसे कुशल और इसलिए इनका उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है प्रकाश उत्सर्जक बल्ब, जिसे LED कहा जाता है। ठीक है साथियों, अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भौतिकी, जिसे बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो इसका अर्धचालक साथियों बोलते हैं सेमीकंडक्टर, चालकता चालक और अर्धचालक और कुचालक, प्रतिरोध कुचालक अर्धचालक और चालकता। तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो घटता है और ओम का नियम लागू होने पर एल्युमिनियम, क्रोमियम और Fe जैसे चालकों पर असर पड़ता है। AlCu Fe जैसे चालकों को कहा जाता है ओमिक चालक। क्या कहा जाता है? ओमिक चालक कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट, ओम का नियम किन अर्धचालक उपकरणों पर लागू नहीं होता है? जैसे डायोड, ट्रायोड, बल्ब और रेक्टिफायर में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है किसकी परमाणु संख्या 14 और 32 होता है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का होता है। किसका उपयोग मेमोरी चिप, सोलर प्लेट इत्यादि में किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट साथियों, अर्धचालक कैसे बंद बनते हैं? तो संयोजी बंध के कारण अर्धचालक बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को कहा जाता है डोपिंग कहते हैं। डोपिंग करने से अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, अशुद्ध अर्धचालक की चालकता शुद्ध अर्धचालक से अधिक होती है। अशुद्ध चालकता कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, N टाइप और P टाइप। N टाइप क्या है साथियों? तो इसमें विद्युत धारा का प्रभाव मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और P टाइप में इसमें विद्युत धारा का प्रभाव होल्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? होल्स के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट साथियों, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव। तो एक प्रकार की भौतिक अंतःक्रिया जो विद्युत आवेशित कणों के बीच होती है, यह आवेशित कणों और सभी विद्युत चुंबकीय बलों के संयोजन के बीच कार्य करता है। यह प्रतिकारक या आकर्षण को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले किसी चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो जाता है, इसे कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है साथियों, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, विद्युत घंटी, विद्युत पंखा, विद्युत मोटर जो है किस पे आधारित? चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। नेक्स्ट है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट साथियों, कौन सा विद्युत उपकरण फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है? तो विद्युत मोटर पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है चुंबकीय बल की दिशा को निम्न द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा उसे परिभाषित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत को बोलते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा, ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, इसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और इसे बोलते हैं साथियों धारा की दिशा। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत जनरेटर जो है वो डायनोमो में परिवर्तित करता है। मतलब क्या करता है साथियों? मतलब यांत्रिक ऊर्जा जो है वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित जो करता है वो विद्युत जनरेटर करता है। ठीक है, डायनेमो जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट है किस विद्युत उपकरण में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण
प्रेषित धारा उत्पन्न होता है। प्रेषित धारा उत्पन्न होता है विद्युत जनरेटर डायनेमो के कारण प्रेषित धारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, किस उपकरण की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा, जिसे एसी करंट कहते हैं, को दिष्ट धारा या डीसी में बदला जाता है? तो किसके द्वारा? तो रेक्टिफायर के द्वारा उसे एसी से डीसी में बदला जाता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर के द्वारा। नेक्स्ट है, विद्युत जनरेटर डायनेमो किस पर कार्य करता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम पर कार्य करता है। जब हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे तर्जनी और मध्यमा अंगुली को एक ही दूसरे लंबवत रखते हैं तो अंगूठा उस दिशा को इंगित करता है जिसमें कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र से संबंध में घूम रहा है, जिसे फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कहा जाता है। ठीक है, ये है मेरे साथियों चित्र फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये जो है मेरा वो क्या है? बल की दिशा, जिसमें बाएं हाथ का नियम है। ठीक है, इसमें ये फ्लेमिंग है, बल की दिशा है। ठीक है, इसमें और ये है साथियों धारा, इधर से धारा जा रहा है और यह जो है मेरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबक धारा की ये दिशा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेषित ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रेषित विद्युत वाहक बल ईएमएफ का मान चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, इसे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीयक नियम कहा जाता है। ठीक है, आगे है ईएमएफ की दिशा किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो लेंज के नियम के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, नकारात्मक संकेत दर्शाता है कि प्रेषित विद्युत वाहक बल ईएमएफ हमेशा चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन का विरोध करता है, जिसे लेंज कानून भी कहा जाता है। ठीक है, ईएमएफ का सूत्र है साथियों, इसे लेंज का कानून भी कहा जाता है कि φ2 - φ1/dt। ठीक है, -n/φ/d/dt। ई जो है साथियों, ई है मेरा प्रेषित विद्युत वाहक बल। ठीक है, और φ2 - φ1 जो है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तथा अल्प समय है, और d बराबर φ2 - φ1 तथा n चालकों की जो है वो मेरा है संख्या। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, प्रेषित धारा एक तरह की क्या है? प्रत्यावर्ती धारा एसी होती है। प्रेषित धारा किस कारण उत्पन्न होता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण प्रेषित धारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, किसी दी गई बंद सतह से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र की रेखा संख्या चुंबकीय प्रवाह कहलाता है। नेक्स्ट है, समय के साथ चुंबकीय प्रवाह को बदलकर ईएमएफ या करंट के उत्पन्न प्रक्रिया को बोला जाता है फैराडे का नियम। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है चुंबक की अवधारणा। चुंबक की अवधारणा, ऐसा पिंड जो लोहे, निकल आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है, उसे बोलते हैं चुंबक। नेक्स्ट है, स्वतंत्र रूप से लटकने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है, जिसे बोलते हैं चुंबक। चुंबक की शक्ति होती है ध्रुवों पर सबसे अधिक तथा मध्य में सबसे कम। जो पदार्थ लोहे को आकर्षित कर सकता है उन्हें कहते हैं प्राकृतिक चुंबक। क्या कहते हैं? जो पदार्थ जो है वो लोहे को आकर्षित कर लेता है उसे बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी का चुंबक। पृथ्वी का चुंबक बोलता है साथियों, पृथ्वी के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा बोलता है भौगोलिक अक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है, चुंबक के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच कितना कोण होता है? तो 17 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का प्रभाव महसूस किया जा सकता है कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है साथियों टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की सीजीएस इकाई जो है वो है मेरा गोस। ठीक है, तो एक टेस्ला बराबर होता है साथियों 104 गोस। एक टेस्ला बराबर कितना होता है? 104 गोस होता है। ठीक है, आगे है चुंबकीय
बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो चुंबकीय बल रेखा के द्वारा दर्शाई जाती है। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखा की दिशा क्या होती है? तो उत्तर से दक्षिण होता है। चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा की दिशा क्या होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है साथियों? तो किसी चुंबक क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा की कुल संख्या कहलाती है चुंबकीय फ्लक्स। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई होती है वेबर। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स बी इंटू ए कॉस थीटा। बी जो है साथियों मेरा वह है चुंबकीय क्षेत्र, ए है मेरा क्षेत्रफल और थीटा जो है वो कोण जिस पर चुंबकीय रेखा दिए गए सतह से गुजरती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों चुंबकीय क्षेत्र रेखा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबकीय क्षेत्र में यदि परिपथ बंद हो, क्या हो? यदि परिपथ बंद हो, यह एक केंद्रित या एक सकेंद्री वृत्त है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में यदि एक खुला परिपथ सर्किट है तो उसे बोलते हैं, तब चुंबकीय क्षेत्र रेखा समानांतर रेखा दिखाई देती है। ठीक है, तो साथियों ये जितना वन लाइनर था ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे इसका MCQ और, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ये अभ्यास है। ठीक है, और अभ्यास का पहला सवाल है आवेश Q1 और Q2 वाले दो कणों को एक दूसरे पर बल F लगाने के लिए एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है। यदि दूरी घटाकर 1/5 कर दी जाए तो उनके बीच का बल क्या होगा? ठीक है, तो साथियों इसका करेक्ट जो आंसर होगा मेरा डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा और इसका सोल्यूशन आपको PDF में मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है जब एक कूलाम आवेश 1 वोल्ट के विभवांतर के विरुद्ध गति करता है तो कितना कार्य करेगा? साथियों वह कार्य जो करेगा वह करेगा 1 जूल। ठीक है, ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट साथियों इसका कुछ पॉइंट जो है वो छूट चुका है। ठीक है, तो उस पॉइंट को देखते हैं वो कौन सा पॉइंट है। ठीक है, तो ये है उसका पॉइंट। ठीक है, इसमें बोला है परिनालिका के अंदर क्षेत्र रेखाएं जो है वो सीधी रेखा के रूप में होती है जो बताती है कि सेलेनाइड परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकत्व क्या होता है वो समान होता है। नेक्स्ट है सोलेनाइड के अंदर उत्पन्न मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो चुंबकीय सामग्री जैसे नरम लोहे के टुकड़ों को सोलेनॉइड प्रणालिका के अंदर रखकर चुंबकीय बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और कुछ पॉइंट है साथी इसका, ये दूसरा पॉइंट टॉपिक का पॉइंट है कि गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल जब किसी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत एक बल लगाया जाता है जिसे लॉरेंज बल भी कहा जाता है। किसी पेच को दाएं हाथ से घुमाए जाने पर पेच की नोक विद्युत धारा की दिशा बताती है तथा अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है जिसे बोलते हैं मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू का नियम कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या उसके नीचे पदार्थ लोह चुंबकीय होता है जिसे क्यूरी ताप भी कहा जाता है। ठीक है, आगे साथियों चुंबक के असंख्य परमाणु के समूह को डोमेन कहा जाता है। एक डोमेन बराबर होता है 1018 - 1021 परमाणु होते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट साथियों लोहे चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व कारण जो होता है वो डोमेन होता है। ये चुंबक के क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकत्व हो जाते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं जैसे निकेल, लोहा, स्टील, कोबाल्ट, इस्पात जो है वो कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने वाले क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकीय हो जाते हैं जिसे कहा जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ जैसे जस्ता, बिस्मत, नमक, जल, तांबा जो है वो प्रतिचुंबक में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग अभ्यास का तीसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल है साथियों
एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं साथियों वो कितना होते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है साथियों, एक कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह होता है 6.25 गुनी 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आंसर मेरा सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी चालक का प्रतिरोध किसके विद्युत समानुपाती होता है? तो साथियों, प्रतिरोध किसके विद्युत समानुपाती होता है? तो वह होता है मेरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। तो आंसर सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा आधी हो जाएगी, यह है क्योंकि साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा आई बराबर वी माइनस आर। आंसर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है साथियों। ठीक है, इसका पीडीएफ में सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीका से दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों 6 नंबर का, ठीक है 6 का जो करेक्ट आंसर होगा मेरा वो हो जाएगा बी नंबर 2.5 एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने की जो सहायता करता है वो कौन करता है? तो वह मेरा करता है प्रतिरोध विभवांतर बनाए रखने की सहायता। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? अधिक प्रतिरोध वाले जो चालक होते हैं साथियों उसको बोला जाता है अर्धचालक। आंसर डी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, एक प्रतिरोधक से धारा आई प्रवाहित होती है, एक स्रोत प्रतिरोधक के पार वोल्ट भी का विभवांतर बनाए रखता है, समय टी में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा ई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा मेरा सी नंबर होगा V/VIT। आंसर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सवाल साथियों कि यदि 4 ओम 10 ओम के प्रतिरोधक को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी जो प्रतिरोध होगी वह क्या होगी? परिणामी जो प्रतिरोध होगा साथियों वह क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर 4 प्रतिरोध होगा। क्या होगा? 4 ओम होगा। आंसर जो बी है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। कितना होगा? 4 ओम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, किसी समानांतर परिपथ में यदि एक विद्युत उपकरण किसी दोष के कारण कार्य करना बंद कर देता है तो अन्य सभी उपकरण जो है वो क्या होगा? अन्य सभी उपकरण साथियों समान रूप से काम करेंगे। बी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक से गुजरने वाली विद्युत धारा जो होती है वह क्या होती है? तो वह होती है साथियों सभी प्रतिरोधों के समान। आंसर डी जो है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों ये न्यूमेरिकल है। 2 ओम के प्रतिरोध में 0.4 एम्पियर की धारा बनी रहती है तो 1 सेकेंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होती है? तो साथियों 1 सेकेंड में जो उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध होगी वो क्या होगा? तो वह होगा मेरा 0.32 जूल। आंसर सी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 ओम के एक प्रतिरोध के बीच विभवांतर कितना होगा जब प्रत्येक सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो साथियों इसका करेक्ट जो आंसर होगा वह होगा मेरा डी नंबर 20 वोल्ट। मेरा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, एक डैश निष्क्रिय 2 टर्मिनल वाला विद्युत घटक है जो विद्युत प्रतिरोध को एक परिपथ तत्व के रूप में कार्यान्वित करता है। कौन करता है? तो वह करता है मेरा प्रतिरोधक। आंसर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, विद्युत जनरेटर के बारे में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। विद्युत जनरेटर के बारे में तो साथियों इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ए और बी। ए बोल रहा है प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली की संबंधित भुजाओं में विद्युत धारा अपनी दिशा में उलट देती है। ठीक है, और दूसरा है साथियों, कॉइल में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग करती है। आंसर जो है मेरा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत। विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत होता है साथियों कि एक कुंडली ले जाने वाला चालक गैर समान चुंबकीय क्षेत्र के
क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। आंसर ए जो है मेरा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक ऐसी एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एसी जनरेटर जो कार्य करता है साथियों, वह काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। आंसर डी जो है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। डीसी और एसी जनरेटर के बीच महत्वपूर्ण जो अंतर है वो क्या है। महत्वपूर्ण अंतर होता है साथियों कि उच्च वोल्टेज केवल एसी जनरेटर द्वारा ही उत्पन्न होता है। बी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है विद्युत मोटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो साथियों वह परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को। आंसर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बल्ब का तापमान तत्व किसका बना होता है। साथियों बल्ब का जो तंतु जो बना होता है वह बना होता है मेरा टंगस्टन का। डी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है नेक्स्ट है साथियों एक विद्युत उपकरण जो जूल के तापन नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है। तो वह है मेरा साथियों पानी में गर्म करने वाली रॉड। आंसर सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी धातु के तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर विभवांतर भी के सीधे समानुपाती होती है बशर्ते कि वह समान रहे। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तापमान। आंसर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यदि 20 कूलम आवेश किसी परिपथ के एक बिंदु से 1 सेकेंड में गुजरता है तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। साथियों प्रवाहित धारा का मान 20 एम्पियर होगा। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी धारावाही चालक पर बल की दिशा बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। साथियों उसमें विधि जो रहता है वह रहता है मेरा केवल 3। तीसरा विधि धारा की दिशा जो है वो बदलना चाहिए। ठीक है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए विद्युत धारा चालक पर लगने वाला बल कब अधिकतम होता है। साथियों अधिकतम होता है विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है स्थिर विद्युत धारा ले जाने वाली सोलेनाइड का परिनालिका का जो उपयोग किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग एक निरंतर चुंबकीय स्रोत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों सवाल तांबे के तारों की एक चौकोर आकार की कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। फिर कुंडली में प्रेषित धारा की दिशा प्रत्येक में एक बार बदलती है। प्रत्येक में एक बार किस कारण से बदलती है। तो कुंडल की क्रांति के आधार मेरा आंसर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो निकलती है वह क्या कहलाता है। साथियों वह कहलाता है मेरा उत्तरी ध्रुव। क्या कहलाता है, वह मेरा उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ए जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है पूर्व दिशा में धारा प्रवाहित करने वाले सीधे चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अनुदिश होती है। किसके अनुदिश होती है। तो वह है साथियों मेरा दक्षिण के अनुदिश होती है। आंसर ए जो है मेरा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है घरेलू संधारित्रों को लघु पतन अथवा अति भारण से बचाने के लिए उपकरणों में किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा का उपाय क्या है। उसका उपाय सुरक्षा फ्यूज का उपयोग। आंसर बी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कूलम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। कूलम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वह होता है मेरे साथी उपरोक्त सभी मतलब दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ए जो है वो भी मेरा फॉलो कर रहा है। बी जो है साथियों दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बी भी मेरा फॉलो कर रहा है। सी है साथियों निर्वात की परम वैद्युतशीलता होता है। सी भी करेक्ट मेरा जो है वो डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है वो चारों का चारों फॉलो कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट संधारित्र जो कार्य करता है वो किस पे करता है। संधारित्र कार्य करता है साथियों एसी एवं डीसी दोनों पर। आंसर मेरा जो है सी मेरा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परिपथ में विद्युत शक्ति को डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है साथियों, वह किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? तो वह मेरा सभी मतलब वोल्टता को धारा से गुना करके, ठीक है, अवोल्टता के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके, ठीक है, और धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुना करके। आंसर डी जो है मेरा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा डैश होती है। क्या होती है साथियों? किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो क्या होती है? डैश होती है। तो वह होता है मेरा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में संचालन। बी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ये मेरा छठा चैप्टर था, ठीक है, जो कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल भी मिलेंगे 7वां चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।